हेलो मेरे दोस्तों, अगर आपने पिछले एक साल में किसी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश किए होते तो चांसेस है कि आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ 30 से 50% तक हो चुकी होती। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो से समझेंगे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को। और आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका one point destination to seek an unbiased consultation on personal finance. दोस्तों, सबसे पहले तो शुरू करते हैं ये समझ के कि इंटरनेशनल फंड्स कितने कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है ग्लोबल फंड। ये फंड ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। नेक्स्ट कैटेगरी है इंटरनेशनल फंड। अब इंटरनेशनल फंड और ग्लोबल फंड में एक छोटा सा डिफरेंस बस ये है कि इंटरनेशनल फंड इंडिया में निवेश नहीं करते लेकिन ग्लोबली निवेश करते हैं, और ग्लोबल फंड जैसे मैंने बताया ग्लोबली निवेश करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। बस यही डिफरेंस है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है कंट्री स्पेसिफिक फंड। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, यूएस, चाइना, ब्राजील, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के स्टॉक्स में ये फंड्स अपने पैसे निवेश करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि कंट्री स्पेसिफिक फंड्स में इन्वेस्टर को उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्लोबल सेक्टर फंड्स। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये ग्लोबली निवेश करते हैं लेकिन किसी सेक्टर को टारगेट करते हैं, जैसे कि आईटी, फार्मा, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट कैटेगरी है रीजनल फंड्स। अगेन, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये किसी कंट्री के पर्टिकुलर रीजन में पैसे निवेश करते हैं, जैसे कि यूरोप फंड या साउथ ईस्ट एशिया फंड वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये तो हो गई 5 कैटेगरीज इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की। अब हम समझते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करके आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, वेकेशन, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला पॉइंट है जियोग्राफिकल एक्सपोजर एंड डाइवर्सिफिकेशन। देखिए दोस्तों, सिंपल है, जब हम इंडिया में निवेश करते हैं तो हमें सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट का फायदा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म में, ऑफ कोर्स। लेकिन यही जब हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे निवेश करते हैं तो हम इंडिया के अलावा ग्लोबली, जैसे कि ब्राजील, चाइना, यूएस, इन कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का भी फायदा हम उठा सकते हैं। तो ये एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट एडवांटेज जो है हेजिंग योरसेल्फ अगेंस्ट द करेंसी डेप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट पॉइंट को आइए समझते हैं हम इस स्क्रीनशॉट की मदद से। अगर हम बात करें 2011 की, किसी इन्वेस्टर ने उस समय पे अगर $1000 इन्वेस्ट किए होते तो डॉलर टू रुपी का रेट था 53। इट मीन्स कि उसे 53,000 रुपीज देने पड़े होते $1000 खरीदने के लिए। लेकिन यही आज अगर उस $1000 को अगर वो रिडीम करता है तो ऑटोमेटिकली, जो कि रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई और डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, उसे मिलते 74,000 रुपीज। इट मीन्स कि यहां पे उसका फायदा ये हुआ कि करेंसी अप्रिशिएट हो गई, डॉलर अप्रिशिएट हुआ, रुपी डेप्रिशिएट हुआ, यहां पे उसे कन्वर्जन रेट जो है वो ज़्यादा मिल गया। तो ये है एक बहुत बड़ा फायदा जब आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो डॉलर जो है वो रुपी के अगेंस्ट ज़्यादातर टाइम अप्रिशिएट ही होता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं थर्ड पॉइंट को, विच इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट कंपेयर्ड टू द डायरेक्ट एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल इक्विटी। अब अगर आप सोचो कि मुझे डायरेक्टली टेस्ला, अमेजॉन, वॉलमार्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह में मेरे पैसे निवेश करने हैं, तो दोस्तों आपको पहले तो जो है अपने पैसे कन्वर्ट करने होंगे यूएस डॉलर्स में। फिर यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो है उन स्टॉक्स में पैसे निवेश करने होंगे। तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप जब कन्वर्ट करते हो तब आपको कन्वर्जन फी लगती है, फिर आपको जो है बैंक वाले एक कन्वर्जन के वक्त रुपी का जो वैल्यू है वो आपको बहुत कम कोट करते हैं, फिर आपको वहाँ पे खरीदते समय ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं, फिर बेचते समय और रुपी
को वापस डॉलर को वापस रुपये में कन्वर्ट करने के लिए आपको और भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। लेकिन दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि जब आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे निवेश करते हैं तो यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं करना पड़ता, आपको रुपये में ही निवेश करना होता है और वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके बिहाफ पे इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश करती है। तो ये एक फ़ायदा है कि आपका जो कॉस्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अब अगर हम फोर्थ एडवांटेज की बात करें तो वो है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स। अब अगर आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप कम से कम अमाउंट से भी शायद 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये से भी आप निवेश कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो ठीक वैसे ही आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है नो नीड फॉर द ब्रोकरेज अकाउंट। जैसे कि दोस्तों आपको भी पता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में भी निवेश करते हो तो आपको किसी ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही इंटरनेशनल फंड्स के लिए भी आपको किसी ब्रोकरेज अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ फ़ायदे जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करने पे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं द फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू द इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहला फैक्टर है द रिस्क। दोस्तों अभी इसके पहले वाले पॉइंट्स में हमने ये समझा कि कैसे रुपी डेप्रीशिएट होता है और आपका जो कन्वर्जन है वो डॉलर टू रुपी में खुद ही बढ़ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन दोस्तों ये उल्टा भी तो हो सकता है ना। चांसेस है कि कुछ सालों तक अगर हम पिछला हिस्ट्री देखें तो डॉलर हैज़ बीन अप्रिशिएटिंग, बट चांसेस ये भी है कि कभी रुपी भी तो अप्रिशिएट हो सकता है। तो ये एक रिस्क हमेशा रहता है कि अगर रुपी अप्रिशिएट होना शुरू हो गया तो आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी गिर भी सकती है। नेक्स्ट रिस्क है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब अगर हम इसकी बात करें तो एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए यूएस में इलेक्शन का माहौल है लेकिन इंडिया में उस समय पे तेज़ी बनी पड़ी है। इंडिया में कोई पॉलिटिकल टेंशन नहीं है लेकिन उस समय पे यूएस में कोई पॉलिटिकल टेंशन चल रही हो, या मान लीजिए किसी दो देश के बीच में लड़ाई जंग छिड़ गई हो और उस समय पे आप उस कंट्री के म्यूचुअल फंड में, जो म्यूचुअल फंड उस कंट्री में निवेश करते हैं, आपने उस म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश किए हो तो ऑब्वियसली चांसेस है कि उस कंट्री के स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आ सकता है और आपने अगर उन म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी भी गिर सकती है। तो ये भी एक रिस्क हो सकता है। थर्ड अगर हम बात करें तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है टैक्सेशन। दोस्तों इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में टैक्सेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो उन्हें एज अ डेट फंड कंसिडर किया जाता है। इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंडिया में निवेश करते हो और अगर आपने किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को 12 महीनों से ऊपर अगर आपने होल्ड किया तो आपको उन गेन्स पर, उस म्यूचुअल फंड पे होने वाले गेन्स पर आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना होता है। उसमें भी पहला 1 लाख माफ होता है। लेकिन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में दोस्तों ऐसा नहीं है, इन्हें एज अ डेट फंड कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 36 मंथ्स के पहले बेचा तो इसे शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाएगा और अगर आपने 36 मंथ्स के बाद बेचा तब ही इन्हें लॉन्ग टर्म कंसिडर किया जाएगा। और लॉन्ग टर्म में आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा आफ्टर द इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि इन्हें लॉन्ग टर्म 36 मंथ्स के बाद ही कंसिडर किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कुछ इंटरनेशनल फंड्स जिनमें आप निवेश करने का कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर गोल्स। सबसे पहला फंड है ईडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। थर्ड है निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी फंड। दोस्तों ये जो फंड है ये जापान की इक्विटी जैसे कि टोयोटा, हिटाची वगैरह में निवेश करता है। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। अगेन दोस्तों ये इंडेक्स फंड है, ये S&P एज अ इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। अगेन इनका एक ETF भी है, ये उस ETF में ये फंड पैसे निवेश करता है। सो बेसिकली इट इज़ अ फंड ऑफ फंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इन्वेस्को पैन यूरोपियन इक्विटी फंड। तो दोस्तों ये है कुछ इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिनमें आप अपने पैसे इंडिया में बैठे बैठे निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों अब ये सब तो हमने समझ लिया कि एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स इंडिया में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है, हमने कैटेगरीज भी समझ ली। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि क्या सही में आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना कंसिडर करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हाँ। सबसे पहला इसका बेनिफिट ये है कि इंडिया की जो मार्केट है वो इन मार्केट से यानी चाइना, यूएस एंड यूरोपियन मार्केट के कंपैरिजन में इनका ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन कंट्रीज में भी निवेश करते हो, इन कंट्रीज में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड में भी अगर आप निवेश करते हो, तो आपका जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो उतना ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि इनका कोरिलेशन काफ़ी कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है एक्सपोजर टू द न्यू एज स्टॉक्स। अब दोस्तों अगर हम बात करें टेस्ला, एमेजॉन, अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स, लुई विटॉन, इन स्टॉक्स की, वॉलमार्ट, तो दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे निवेश करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये न्यू एज स्टॉक्स का जो है एक्सपोजर मिलता है, तो ये भी एक एडवांटेज है आपके लिए। थर्ड है कि अब आपको इनमें निवेश तो करना चाहिए, लेकिन कितना निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का रिटर्न्स देखकर इनमें निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ रिटर्न्स को ही एक फैक्टर बना रहे हो निवेश करने का इन फंड्स में, तो ये सही नहीं होगा। आप अगर इनमें भी निवेश करते हो तो जैसे आप बाकी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो, तो प्लीज़ इंटरनेशनल फंड्स में भी लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म को कंसिडर करके निवेश मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप इनमें निवेश क्यों कर रहे हो। अगर आपका फाइनेंशियल प्लान है, अगर आप उस प्लान को फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना। लेकिन दोस्तों अगेन शॉर्ट टर्म को कंसिडर मत कीजिए। अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए, अपने गोल्स को समझिए। आप कितना % इक्विटी में निवेश कर रहे हो, तो आप जितना भी इक्विटी में निवेश कर रहे हो उसका 5 to 10% आप कंसिडर कर सकते हो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कितने प्रकार के इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, कौन से फंड्स हैं इंडिया में अवेलेबल जिनमें आप निवेश कर सकते हो, इनके एडवांटेजेस क्या है और आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करना, ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया, और आप इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने मिला तो लाइक ज़रूर करोगे और इस वीडियो को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। दोस्तों अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, सो दैट आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं है तो हिस्सा बनिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज कुछ सीखने जरूर मिला। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।